वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो आज है पॉलिटी फाउंडेशन बैच की लेक्चर नंबर 7 और इस क्लास में हम भारतीय संविधान के प्रस्तावना को पर बात करने वाले हैं। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉलिटी की लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चीज़ों का नोट्स आप साथ बनाते चलिए, समझते चलिए, रिवीजन करिए, डेफिनेटली आपको यहाँ से फ़ायदे देखने को मिलेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपने अगले चैप्टर की भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए कि प्रस्तावना आखिर है क्या। मतलब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रस्तावना। मेरा आपसे प्रश्न है कि प्रस्तावना है क्या। तो सुनिए, प्रस्तावना संविधान का एक परिचय पत्र होता है और इसको संविधान की आत्मा भी मानी जाती है। तो प्रस्तावना क्या है? जो भी भारतीय संविधान है इसका एक परिचय पत्र है जो कि निम्न विवरण को देती है। संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है, शासन प्रणाली के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो ये सब बताती है ये प्रस्तावना। अब आपको हम पढ़ कर के भी तब बताएंगे पूरी प्रस्तावना को। और भारतीय संविधान की यह प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से? अमेरिका के संविधान से इसका प्रावधान लिया गया है। तो इतनी चीज़ें बस आप ध्यान रखिएगा। अब आइए आगे की तरफ। अब मैं आपके सामने प्रस्तावना को रीड करता हूँ, आप एक बार सुनेंगे। इसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये पूरा आप हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। ठीक, तो ये प्रस्तावना को आप एक बार लिख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। अब ये जो प्रस्तावना हमारी एक परिचय पत्र है भारतीय संविधान की, ये बहुत सारी बातें बताती हैं। अब कौन कौन सी बातें बताती हैं, आइए उसको जानते हैं। सबसे पहले तो यह प्रस्तावना भारतीय संविधान के स्रोत को बताती है। अब स्रोत में क्या, जैसे कि इसमें पहले लिखा है हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग से आशय क्या है? तो प्रस्तावना का प्रारंभ इन्हीं शब्दों से होता है और इसका अर्थ होता है संविधान की जो शक्ति है वो किसी राजा या संसद या विदेशी शक्ति से नहीं बल्कि वहाँ की जनता से आती है। इसलिए जनता ही यहाँ पर सर्वोच्च है और इस वजह से लिखा है कि हम भारत के लोग। ठीक, तो पहला ये संविधान का स्रोत बताती है कि संविधान का स्रोत कौन है, तो भारतीय जनता। अगली ये चीज़ें बताती है राज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ स्टेट बताती है कि हमारा ये राज्य कैसा होगा। राज्य कहने का मतलब ये भारत देश कैसा होगा। तो उसमें लिखा है हमारा भारत देश एक संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये पूरा लिखा गया है। तो आइए समझते हैं संप्रभुत्व संपन्न क्या होता है। तो संप्रभुत्व संपन्न, जिसको सॉवरेन भी कहा जाता है, भारत आंतरिक और बाह्य दोनों दृष्टियों से ही स्वतंत्र है। यह किसी अन्य देश या संस्था के नियंत्रण में नहीं है। इस वजह से हमारा भारत देश एक सोवरेन कंट्री है या फिर संप्रभुत्व संपन्न कंट्री है। मतलब कि हमारा भारत देश जो है आज भी अगर कोई निर्णय ले तो किसी के दबाव में निर्णय नहीं लेता है। हम अपना निर्णय स्वयं लेने के लिए एकदम सही है। हम किसी के निर्णयों को लेने के लिए बाध्य नहीं हैं। हम अपना निर्णय खुद स्वयं ले सकते हैं। इसलिए इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है। तो ये राज्य की प्रकृति बताई कि हमारा राज्य कैसा है, संप्रभुत्व संपन्न है। दूसरी प्रकृति होती है समाजवादी।
भारत एक समाजवाद है। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। जब संविधान का आपको हम क्या बोलते हैं उसको संशोधन बताएंगे तो वहाँ पर बताएंगे। मतलब कि सामाजिक एवं आर्थिक समानता स्थापित करना और गरीब अमीरी की खाई को कम करना, ये समाजवादी बताती है। मतलब राज्य की प्रकृति में दूसरी प्रकृति बताती है समाजवादी। हमारा भारत देश एक समाजवादी कंट्री है। ये प्रस्तावना बताती है यहाँ के जितने भी गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, सभी के हितों की रक्षा करी जाती है और इन सभी के बीच में जो खाई पैदा होता है उसको कम करती है। दैट मीन्स कि इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री भी है। इसके बाद और स्रोत की बात करता हूँ और प्रकृति की बात करते हैं। तो तीसरी हमारे देश की प्रकृति है वो है पंथ निरपेक्ष। इसको भी 42वां संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। इसका मतलब होता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलर कंट्री है। सभी धर्म के लोगों का यहाँ पर एक समान अधिकार है। सभी धर्म के लोगों का सम्मान जो किया जाता है, किसी के साथ कोई दिक्कतें नहीं होती है। दैट मीन्स कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ें नहीं है। धर्म को लेकर के सभी धर्मों के लोग एक साथ एक भाईचारे के रूप में निवास करते हैं। तो इस वजह से इंडिया एक पंथ निरपेक्ष कंट्री है। ये प्रस्तावना हमको बताती है। फिर चौथे नंबर की प्रकृति बताती है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है। लोकतंत्रात्मक कहने का मतलब कि जहाँ की जनता अपने प्रतिनिधियों की जो चुनाव करती है वो अपने मताधिकार के आधार पर करती है। जब अपने मताधिकार के आधार पर करी तो सरकार भी उन जनता के लिए उत्तरदायी रहेगा। तो एक ऐसी कंट्री जहाँ पर के सरकार का जो चुनाव होता है वो वहाँ की जनता करती है और साथ में सरकार उनके प्रति उत्तरदायी तो होते हैं। तो इस वजह से उस क्षेत्र को, उस कंट्री को लोकतांत्रिक कहा जाता है। तो भारत भी एक लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है। और पांचवा आता है गणराज्य कि जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता हो, यानी जहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष है उनका चुनाव होता हो। तो राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति निर्वाचित होता और वंशानुगत नहीं हो, यह पद सभी नागरिकों के लिए खुला हो। तो इस वजह से उस देश को हम गणराज्य कहते हैं कि जहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हों उनका चुनाव होता हो, चुनाव के माध्यम से वो बैठते हों। तो ये हमको प्रस्तावना बताई राज्य की प्रकृति। पहला तो बता रही है संविधान के स्रोत और दूसरा बता रही है राज्य की प्रकृति। आइए तीसरी बात क्या बताती है प्रस्तावना हमको तीसरी बात बताती है संविधान का क्या उद्देश्य है। तो इसमें न्याय को ये बताती है और न्याय भी 3 प्रकार से बताती है। पहला कहती है कि सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा और राजनीतिक न्याय होगा। सामाजिक न्याय इन द सेंस कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव यहाँ पर नहीं होगा। आर्थिक न्याय मतलब आर्थिक संसाधनों का जो न्यायपूर्ण वितरण होगा और अमीर और गरीब के बीच में असमानता को कम करना होगा कि जो भी इस देश में रिसोर्सेस हैं सबकी अगर बंटवारे होंगे तो गरीब और अमीरों को एक साथ बांटा जाएगा, इनमें कोई असमानता नहीं किया जाएगा। और तीसरी जो हमको बात बताती है प्रस्तावना राजनीतिक न्याय को, यानी यहाँ पर सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार और अवसर प्रदान करना। ठीक, और ये तीनों जो शब्द है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ध्यान में रखेंगे रूसी क्रांति से लिया गया। जब 1917 में वहाँ पर एक क्रांति हुई थी बोल्शेविक क्रांति, उससे ये शब्द लिया गया है। तो ध्यान में रखेंगे। तो तीसरी बातें प्रस्तावना हमको बताती है संविधान का क्या उद्देश्य है। तो संविधान का उद्देश्य है न्याय दिलाना। और न्याय कितने प्रकार की? तो 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अगली जो बात हमको भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है कि स्वतंत्रता और समानता। स्वतंत्रता मतलब भारत की जनता स्वतंत्र है,
क्योंकि उनमें विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, ये 4 प्रकार की स्वतंत्रता हमको भारतीय संविधान दिलाती है। और कानून के समक्ष समानता, अवसर की समानता, अनुचित भेदभाव का निषेध, ये 3 प्रकार की समानता हमको भारतीय संविधान देती है। तो अगली जो हमको बात बताई भारतीय संविधान की प्रस्तावना कि भारत के लोगों को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार देखने को मिलता है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद प्रस्तावना हमको बंधुता या फिर फ्रैटर्निटी के भी बारे में बताती है, मतलब भाईचारे की भावना। बंधुता का अर्थ है सभी नागरिकों में एक परिवार की तरह भाईचारे की भावना विकसित हो, और इसमें व्यक्ति की गरिमा का आत्मसम्मान किया जाएगा और देश की भौगोलिक और भावनात्मक रूप को जोड़े रखा जाएगा। किसमें? बंधुता में ये बात बताई जाती है। अच्छा, ये चीज़ें ध्यान में रखना कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और किस देश से लिया गया था? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से। किससे? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया था, ध्यान में रखना। ठीक, और नेक्स्ट, तो जितनी भी बातें हमारी प्रस्तावना हमको बताई वो पूरी बातें हमने कंप्लीट कर लिया। अब आइए जानते हैं प्रस्तावना में संशोधन को लेकर के। तो देखिए, इसमें संशोधन 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, और इस संशोधन के तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया था, आपकी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और इसमें तो और अखंडता, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। इसके बाद बात करते हैं कि इस प्रस्तावना के लिए भारत में कुछ न्यायिक निर्णय भी हुआ था, तो उन न्यायिक निर्णयों के ऊपर भी हम बात करते हैं। जैसे एक केस आया था 1960 में, बेरुबारी मामला। इस केस में कहा गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं हो सकता। ये बेरुबारी मामला में आया था। लेकिन इसी के जस्ट 13 साल बाद एक और केस आया 1973 में, केशवानंद भारती। एक केस केशवानंद भारती बनाम सुप्रीम कोर्ट केस आया था ये। और जब ये केस ख़त्म हुआ तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय बदल लिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है और यह मूल संरचना को दर्शाती है, इसलिए यह भारतीय संविधान का एक अंग है। इस केशवानंद भारती वाद में हमको सुप्रीम कोर्ट बता दी। तो प्रस्तावना का क्या महत्व है हमारे यहाँ पर? तो संविधान की आत्मा और कुंजी भी इसको कहते हैं। संविधान के महान उद्देश्यों को और दर्शन को ये स्पष्ट करती हैं। न्यायपालिका के लिए संविधान की व्याख्या का आधार है और भारतीय राज्य की लोकतांत्रिक प्रकृति का भी यह एक प्रमाण है। इस वजह से प्रस्तावना बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे हम जब संविधान सभा पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर आपको बताए थे कि प्रस्तावना नाम की विधेयक कब पास किया गया। तो इसको आप मेरे को कमेंट में लिखेंगे कि किस संविधान सभा के किस बैठक में पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तावना नाम की विधेयक रखा गया था और उसको कब मंजूरी दे दी गई थी। तो इसको आप कमेंट में आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर आपकी पूरी प्रस्तावना कंप्लीट हुई। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, जो कि अब हम यहाँ से पॉलिटी की वास्तविक शुरुआत करेंगे भाग 1 से। ठीक, तो ठीक है, मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।